सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त निगरां हुकूमत यानी उसका आगाज़ हो गया। निगरां वज़ीर आज़म आ गए। एक आध दिन में कहा जा रहा है कि निगरां काबीना जो मरहलावार अब मुकम्मल होगी उसका भी आगाज़ हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन है, जो आम इंतखाबात हैं, वो कब होंगे, यही मिलियन डॉलर सवाल है कि क्या अब नई हल्का बंदियों के बाद जो जनवरी फरवरी का एक माहौल बनता है, क्या उसमें इलेक्शन मुमकिन हो रहे हैं या ख़ुद सियासी जमातें भी इस हवाले से लाइल्म नज़र आती हैं। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा है फ़याज़ अल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, निगरां हुकूमत आ गई, मुद्दत पूरी हो गई, हुकूमतें चली गईं और अब अगला मरहला तो आम इंतखाबात है। लेकिन जिस तरह हल्का बंदियों के मामलात हुए और उसके बाद निगरां हुकूमतों के पास इख्तियारात पहले से ज़्यादा, माजी से ज़्यादा हैं, तवक्को है कि सर वक्त पर ये इलेक्शन फेब में, मार्च में, जो भी एक इलेक्शन कमीशन का हो वो हो पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई, मैं वाहिद पॉलिटिशियन हूँ पाकिस्तान का जो पिछले 5-6 महीने से मुसलसल ये कह रहा है कि मर्दम शुमारी की वजह से इलेक्शन कभी भी टाइम पे नहीं हो सकते। और बाकी तो अभी एक महीना 20 दिन हुए हैं ना, बाकी लोगों के डिस्कशन स्टार्ट। मेरे आपके भी पोल टीवी पे भी मेरे शोज मौजूद हैं और तकरीबन तमाम टीवी चैनलों पे मैं ये बात समझाता रहा कि आइन का आर्टिकल 51 है, उसका सब आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 है। उसके मुताबिक रियासत पाकिस्तान अगर मर्दमशुमारी मुनक्कद करवाती है और उसके बाद उसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर देती है तो रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो फिर नई हल्का बंदियां सूबाई और कौमी असम्बली की करेगी। और साथ वो इस चीज की भी पाबंद है कि जो इलेक्शन भी मर्दमशुमारी के ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आएगा वो नई हल्का बंदियों में होगा। अब मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी आपकी जनाब मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने। अब जब कर दी तो उसके बाद ये भी मंजूरी दे दी कि नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। अब नई हल्का बंदियां कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं। अब इसके ऊपर आपका 3 महीने से लेकर 6 महीने का प्रोसेस है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इलेक्शन में 6 महीने से ये बात कर रहा हूं कि मार्च 2024 से लेके दिसंबर 2024 के दरमियान किसी मौके पे होंगे। तो अभी भी ज्यादा इलेक्शन इसी के दरमियान है। मैं उस बात पे कायम हूं। पिछले 5 बार नहीं तो ये मुमकिन, क्योंकि चेयरमैन सेनेट भी है, सेनेट के मेंबरान भी हैं, इलेक्शन अगर इसके भी बाद हैं तो ये तो बहुत दूर चला जाएगा मामला। इससे तो फिर आप नहीं समझते बहुत पेचीदगियाँ होंगी। और ख़ासतौर पर जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने हुकूमत की कर ली है या जो अपोजिशन में थे, वो अब क्या करेंगे फिर? नहीं है, एक तो आपकी निगरान हुकूमत बन गई, निगरान हुकूमत को एम्पावर करने के लिए कानून भी बन गया, ठीक है ना। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम हो गई, हर किस्म का सॉलिड, हर किस्म का एक्टिव, हर किस्म का अफेक्टिव, हर किस्म का रेडिकल, हर किस्म का इनकलाबी डिसीजन निगरान हुकूमत अब कर सकती है। वो कोई कठपुतली सीधी सादी सी जिस तरह पहले जनाब वो 16 साल की नोखेज दोशेजा की तरह की हुकूमत होती थी, अब वो नहीं होगी। अब जनाब कड़ियल जवान किस्म का जनाब जिस तरह एक मर्द होता है उसकी तरह की जनाब ये आपकी निगरान हुकूमत है। और फिर निगरान हुकूमत का जो वज़ीर आज़म बनाया है, मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई सूटेबल, एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल डिसीजन है। और एक ऐसा फर्द है कि जो किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि उसके ऊपर कोई उंगली उठा सके। जैसे वो शायद कार अब्बासी और हफीज शेख और इसाक डार साहब के हवाले से खबरें आ रही थी। मैं समझता हूँ मारुल हक काकड़ साहब जरा बिल्कुल बेहतरीन डिसीजन है। एक डिप्राइव्ड सूबे का, एक छोटे सूबे का नुमाइंदा होने की हैसियत से भी, और एक बाकी जो बड़ी 4-5-6 पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ उसकी कोई एफिलिएशन भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये निगरान हुकूमत अच्छे तरीके से 6-7 महीने 8 महीने मामला चलाएगी। चलें, अब ये देखते हैं। लेकिन लगारी साहब, ये दो सियासी जमातों के हवाले से, जो बड़ी जमातें हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि दोनों का ये नाम नहीं था, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों बड़ी सियासी जमातें तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपना वज़ीर आज़म नहीं ला पाई हैं और अब जो है वो वज़ीर आज़म आ गए हैं, तो उनके लिए फिर
क्या वाकई अगले आने वाला इलेक्शन भी उनकी मर्जी से नहीं हो पाएगा वक्त पर? तो इलेक्शन बिल्कुल अलग चीज़ है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला उससे बिल्कुल अलग है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए कुछ नाम थे लीडर ऑफ द हाउस के पास और कुछ नाम थे लीडर ऑफ अपोजिशन के पास। जी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। उससे पहले एक हवा चली एक दिन पहले के संजरानी साहब का नाम आया है, तो फिर संजरानी साहब के ही एक रफ़ीक कार का नाम आ गया और इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ही लिया गया है वज़ीर आज़म। और दोनों पार्टियों ने जो बड़ी पार्टियां हैं, अब तो एक तीसरी पार्टी भी जो भी है उसको भी कोई एतराज़ तो उसका कोई बड़ा एतराज़ तो सामने नहीं आया है कि उनकी तरफ से कोई एतराज़ हुआ हो। और जैसे हमारे फैज़ल हसन चौहान साहब कह रहे हैं, मौजूदा जो वज़ीर आज़म है इसके बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं की जा सकती है कि वो उनके कोई बड़े इंटरेस्ट हो सकते हैं। उनकी ज़िंदगी का कोई बड़ा इंटरेस्ट यही हो सकता था कि वो वज़ारत की मंजिल हासिल करें, तो वो तो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो एक बड़ी मंजिल तो यही उनको हासिल हुई है। तो अब जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि जनाब इनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे या किसी ख़ास पार्टी को ये फेवर करेंगे, किसी ख़ास पार्टी के ख़िलाफ़ चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। वो एक जो सही तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। हम अब तक यही उम्मीद रखते हैं और हमारा ये ख्याल है कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और मैं इलेक्शन में ताख़ीर का जवाज़ जो है उसके तो पैदा हो चुके हैं, लेकिन उस जवाज़ को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं किया जाएगा कि अगर आपको शरीयत ये मौका दे रही हो कि आप जो है वो बहुत शदीद भूख में और कुछ न मिलने की सूरत में आप पर हराम खाना भी वो जायज़ हो जाता है, लेकिन उसको रोस्ट करके नहीं खाना चाहिए। बस आप भूख की जो इश्तिहा की शिद्दत है उसको मिटाएं। ये जो आपके सामने एक आईनी बहरान आ गया है, इसको सियासी जमातों ने पैदा किया और यही सियासी जमातें जो आइन का नाम लेती हैं उन्होंने घेर घार कर आइन को ही दीवार से लगा दिया है। अब आइन अगर जाए एक तरफ तो 3 महीने के अंदर उनको इलेक्शन कराने हैं, और अगर आइन दूसरी तरफ जाए तो नई इंतखाबी फहरिस्तों और नई इंतखाबी हलकों के साथ ही उन्हें इलेक्शन कराना होगा। तो लगारी साहब, आइन के साथ तो हमने पिछले 16 महीनों में वही देखा जो उससे पहले 3.5 साल में भी होता रहा। कोई ख़ास फ़र्क जो है उसमें भी नज़र नहीं आया। लेकिन इस सियासी जमातों को इस बात का अंदाज़ा कि अगर ये खुदा न खास्ता लेट होते हैं इंतखाबात, तो फिर उनके साथ भी जो कुछ एक सियासी जमात के साथ हो रहा है वो भी हो सकता है। होने को तो सर इस मुल्क में नहीं, किसी जमात ने किसने किया ऐसा जो उसने जमात ने किया? वो सियासत कर रही थी 8 मई 2023 तक, कोई उसका हाथ नहीं रोक रहा था, कोई उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा था। पुलिस को मारपीट कर भेज देते तब भी कोई नहीं होता था। जमान पार्क पर जो रात भर हर एक्टिविटी होती थी और वहाँ बनीगाला में भी जो एक्टिविटी चाहते करते थे। तो वो तो उस वक्त आया ना कि जब उन्होंने 9 मई को उस पार्टी ने अपनी रेड लाइन को मुल्क की रेड लाइन के ऊपर लादने की कोशिश की। सही। तो उसका नतीजा सामने आ गया है। यानी उस वक्त तक तो ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने भी तो कोई नहीं एतराज़ किया था। वो सारी सूरत हाल को देख भी रहे थे, फेस भी शायद हो सकता है इख्तलाफ कर रहे हों, लेकिन वो पार्टी के अंदर बैठ कर रहे थे। जो बातें बाद में सामने आई हैं वो तो नहीं था ना, ये सब कुछ जो करते रहे हैं वो तो उन्होंने स्टेट की जो रेड लाइन थी उसके ऊपर चढ़ाई की और कहा कि ये जो हमारी रेड लाइन है हम इसको उसके ऊपर मुसलत करते हैं। तो ऐसा होना था। यहाँ किसने किया है? ना तो स्टेट ने ऐसा किया है, पर फौकियत दे दी है उन्होंने अपनी रेड लाइन को। उसके बाद जो है नहीं, फौकियत देना दूसरी बात है, फिर भी आपका बर्दाश्त कर लेते हैं। चढ़ दौड़ना, हाँ सर। और आप रियासत जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो किसी को भी जो कहते हैं ना मोनोपोली ऑफ द टेरर जो है वो स्टेट के पास होता है। ये नहीं है कि कोई जमात उठ जाए और उस स्टेट को ही आंखें दिखाना शुरू कर दे और जाकर चढ़ाई कर दे स्टेट के इंस्टीट्यूशन पर, और स्टेट के उस इंस्टीट्यूशन पर जिसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी है। आप उसके लिए सिक्योरिटी के सवाल पैदा करते हैं तो जाहिर है कौन आपको कहेगा कि जनाब आप मजे करें, ऐश करें।
तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। सही। वो पार्टी थी, मैं कहता हूँ 8 मई तक किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। इवन अब भी उनके साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है। अदालतें अब भी उनके साथ जो है वो उनको बेहतर उनको सुनवाई मिल रही है। लेकिन सर अब वहाँ तो जो है वो पार्टी नाम की चीज़ अब बहुत टूट फूट का शिकार हो रही है। आज भी ये खबर जो है वो मेरे पास, ये मेरे सामने है, फयाजुल हसन चौहान साहब, शमशान बुखारी साहब भी पीटीआई को छोड़ गए हैं और आपके सियासी जमात का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, यानी हमारे ज़िले से एक और जो है वो सीट वो आपकी तरफ वो आ रही है। दूसरा, आज आप लोग इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ बाकायदा तौर पर वो करने जा रहे हैं। कोई आपका डिनर में क्या, अब क्या करना है आप लोगों ने, क्या प्लान आपकी जमात ने किया है? तसल्ली से जरा सुनिएगा। सबसे पहले तो लुगारी साहब ने एग्जांपल दी कि जो हराम है और ममनू है वो अगर खाना पड़ जाए तो फिर उसको जनाब रोस्ट करके नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि जब वो हराम और ममनू मिल जाए लेकिन साथ ना पानी हो ना कुछ और चीज हो, सिर्फ उसके पास आयल ही हो बंदे के पास, तो फिर उसको रोस्ट करके खाना पड़ेगा। रोस्ट के बगैर तो वो खा नहीं सकेगा। दूसरी चीज, मैं अल्लाह पाक के करम से अप्रैल 2022 से लेके 9 मई 2023 तक और फिर 15 तारीख को जो गिरफ्तारी दी पाकिस्तान का झंडा उठा के, मेरी कम से कम 15 से 20 से ज्यादा ट्विटर के ऊपर मेरी पोस्ट मौजूद है और मेरी तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कोई 40-45 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं इन 1.5 साल में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या सहाफियों के सवाल पूछने पे या उनके पूछे बगैर खुद मेरा एक्सप्लेन करने पे मैंने हर दफा ये कहा कि हमारी पाक फौज से और पाकिस्तान के रियासती इदारों से कोई झगड़ा नहीं है। हमारी जंग जो है वो पीडीएम के खिलाफ है। बावजूद इसके के अंदर से सारा कुछ पता होता था कि हमारे पार्टी के अंदर ये क्या क्या कर रहे हैं। और फिर मेरे ट्वीट्स मौजूद है कि जो मैं पाक फौज की जनाब शोहदा के हक में जनरल सरफराज, ब्रिगेडियर फलां, मलिक फलां, सूबेदार फलां, राष्ट्रनायक फलां, और फिर पार्टी के अंदर मैंने ओपनली चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मैसेज भेज के जनाब इन्फॉर्म किया और अलार्म किया जनाब कि ना करें ऐसा, पाक फौज और रियासती इदारों के खिलाफ अपनी जंग को ना लेके जाए। हमने तो लुगारी साहब, मैंने पूरा हक अदा किया। सारा बच्चा इस बात को जानता है और रावलपिंडी और लाहौर का हर सहाफी जानता है। फयाज साहब, एक सवाल यहाँ पर आपकी, ये पहला सवाल तो ये पूछते थे सर, एक ज़िम्मन सवाल, एक मिनट मेरी बात को पीट होने दे। हर सहाफी का पहला सवाल ये होता था इस 1.5 साल में कि जनाब आपके चेयरमैन और आपकी पीटीआई जनाब फौज के खिलाफ और आईएसआई के खिलाफ ये कर रही है, तो आपका इस पे क्या बयानी है? तो मेरा बिल्कुल पार्टी चेयरमैन और पार्टी से 180 डिग्री का मुख्तलिफ जवाब होता था कि पाक फौज हमारे माथे का झूमर है और आईएसआई हमारा फख्र है और हम भींगा पाकिस्तानी के भी सोच भी नहीं सकते कि हम उसके खिलाफ करेंगे। ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 40 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरे जनाब ट्वीट है, सारा कुछ। तो हमने तो भाईजान अपना हक अदा किया। अच्छा, एक चीज में यहाँ इसी से रिलेटेड एक सवाल जो है वो चौहान साहब, क्या ये जो फैसले दिनों से कह रहा हूं कि 90% एमएनए और एमपी, फयाज साहब यही इससे रिलेटेड सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या चेयरमैन पीटीआई ही वो 1.5 साल से जो बयानियां बना रहे थे उनकी जात का ये मामला था, वो ये बना रहे थे, या जो इर्द गिर्द लोग थे जो बाद में कुछ हैं कुछ नहीं है वो इस सारे अमल का हिस्सा थे? ये वो फर्द वाहिद की ये पूरी की पूरी मंतक थी, पूरा ये एक बयानिया था। कुछ टुकड़े थे जो सारा दिन हर जूम मीटिंग के अंदर, हफ्ते में एक जूम मीटिंग तो कम से कम होती थी, अच्छा, कभी 2 भी होती थी। वो टुकड़े सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आशीर्वाद लेने के लिए, मिनिस्ट्रियां लेने के लिए, ओहदे लेने के लिए हर किस्म की बकवास किया करते थे। फौज के खिलाफ, भुट्टो वालों के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, सिर्फ उस पार्टी चेयरमैन को खुश करने के लिए। वो से थे सारे, आधे बेनकाब हुए, आधे अभी तक ढके छुपे हैं, वक्त के साथ साथ क्या वो उन लोगों में से, क्या उन लोगों में से कोई आपकी जमात में या बाकी जमातों में चले गए पीटीआई को छोड़कर, या अभी भी वही है मौजूद? एक आया था, वो शर्मिंदा महल वापस चला गया। अच्छा, ठीक है ना। बाकी सारे का सारा जनाब वो पार्टी चेयरमैन ने ना 2-3 ऐसे बंदे रखे हुए थे, वो यार अबू दाऊद टाइप के। वो मीटिंग स्टार्ट होती थी कोई भी, तो उनकी ड्यूटी होती थी कि उन्होंने 5 मिनट से लेकर 7 मिनट का पहले जनाब एक जहन बनाना है लोगों का, फौज के खिलाफ, भुट्टो वालों के खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ,
ये तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पिछले साल का टिल मई तक ये एक 2-3 नाम थे, वो मेरे जहन से नाम निकल गया। एक दाढ़ी वाला लम्स में जना कोई बाहर का पता नहीं क्या प्रोफेसर है क्या है, जना वो साथ होता है, मेरे जहन से उसका नाम ही निकल गया। वो एंकर खान इकबाल के साथ भी जना उसकी दोस्ती जारी है। एक तो वो था जना वो अबू दाऊद, वो जनाब वो हर जूम मीटिंग से पहले, हर सीसी की मीटिंग से पहले, हर कोर कमेटी की मीटिंग से पहले उसने एक बयानिया जनाब एस्टेब्लिश करना होता था। वो पार्टी चेयरमैन की तरफ से ड्यूटी लगी होती थी सही। और मैं देखता था, उसको हंसता था, मुझे हंसी आती थी, जिसका ना पॉलिटिकल अप्रोच थी ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, लेकिन एक एजेंडा था। वो एजेंडा सेट था, पीछे बैरूनी ताकतें भी थी, कुछ अंदरूनी ताकतें थी जिन्होंने उनको पुशअप किया हुआ था, और वो सारे इस पे लगे हुए थे, जो 9 मई पे जाके फिर सारा खत्म हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा लगारी साहब, ये आज मेरे सामने कुछ खबरें हम देख रहे थे कि एक साबिक वज़ीर यानी मुस्लिम नून के रहनुमा एक कह रहे हैं मियाँ साहब दिसंबर तक वापसी, एक कह रहे सितंबर तक वापसी। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी अब लॉजिकल बात की, उन्होंने कहा हम कानूनी मामला देखेंगे, उसके बाद फिर उनकी वापसी की कुछ चीज़ें तयन जो है वो होगा। जब उनकी हुकूमत थी तब उनकी वापसी के लिए चीज़ें आसान नहीं हो पाई। अब तो सर इंटरिम गवर्नमेंट है, अब मियाँ साहब की वापसी को आपका तज्जिया क्या कहता है कि मुमकिन हो पाए? मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि उन्हें आ जाना चाहिए, और ये कि ये नहीं है कि वो कब आते हैं, यानी कि उनको मैं तो कहता हूँ कल आ जाना चाहिए, कल की फ़्लाइट से वापस आ जाना चाहिए। और जहाँ तक हालात को देखकर वापसी का मामला है, तो फिर हालात ऐसे तो ख़ुद उनके अपने भाई के दौर में भी नहीं थे जिसमें वो वापस आएँ। वापस आने का मतलब ये होगा कि आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पता नहीं 5वीं, 8वीं या कितनी रातें जो हैं वो वापस जाना उधर ही पड़ेगा जहाँ से आप निकाल कर ले गए थे। यानी वो तो उस वक्त हॉस्पिटल में गए थे, अब फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा और फिर आपको भेज दिया जाएगा कि आप जेल में जाएं, कोट लखपत में जाएं या आप अडयाला जेल में जाएं। तो ये तो एक सूरत यही बनती है। लेकिन उससे पहले क्या हो सकता है कि एक तो ये हो गया है कि जो रिव्यू का मामला था और सो मोटो का मामला था, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया है, और रिव्यू के बारे में जो इत्मीनान था कि जी इस केस के रिव्यू में हम चले जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा, शायद वो नहीं होगा। लेकिन एक कानून जो है उससे तो ये बरी हो गया है कि 5 साल नाअहली के गुजार लिए और उसकी मुद्दत भी हो गई है। अगर इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं और इनको इलेक्शन में रुकावट नहीं है, तो इन्हें इस नतीजे से नहीं खौफजदा होना चाहिए कि क्या होता है। उन्हें आ जाना चाहिए और आकर इस मुल्क के अंदर सियासत करनी चाहिए। आप सियासत मुल्क के अंदर करें, और अगर बुरे हालात हों तो आप बाहर चले जाएं। तो मेरे ख्याल में हम जो बेचारे लोग हैं जिनका कोई चारा नहीं है कि बाहर चले जाएं, तो फिर हमें भी जो है वो 22 करोड़ लोगों को भी घर छोड़ कर चले जाना चाहिए। जब हालात ठीक हों तो वापस आ जाएं। नहीं, लेकिन सर वो वापस आए तो जेल में जा सकते हैं ना। तो मसला तो ये है कि जेल बहरहाल मुश्किल एक मामला है, तो लंदन बैठना कदरे आसान नहीं है। नहीं तो अब फिर बैठेगा दोनों के दोनों एक साथ जाएं और कहें आंदली मिलकर करें आओदारियाँ, तो आए गुल पुकार मची लाऊं आए दिल। तो फिर एक मौका तो ये भी होगा ना, तो ये भी देखना चाहिए। मेरा ख्याल नहीं है, सियासतदान अगर सियासत करता है तो उसे अवाम के साथ रहना चाहिए और उन्हें यहाँ होना चाहिए। ठीक है लगारी साहब, अब देखना यह है कि अब मामलात किस जानिब बढ़ते हैं। बहरहाल निगरान हुकूमत आ गई और उसके बाद सूरत हाल किधर होती है। शुक्रिया अदा करेंगे लगारी साहब आपका भी, और फयाजुल हसन चौहान साहब आपका भी शुक्रिया, अपने साथ मौजूद थे। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कोर्ट की खबर क्या होगी इस पर आज बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे अब कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से। हमारे साथ हमारे जो नुमाइंदे हैं एहतशाम अली अब्बासी इस्लामाबाद से, वो मौजूद है। एहतशाम शुक्रिया आपका। चेयरमैन PTI की दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई है और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की ज़मानत में 7 सितंबर तक के लिए तौसी हुई है। 2 मामलात हैं, पूछेंगे क्या ये केसेस थे और आज क्या कार्रवाई है इस पर हुई है, ख़ासतौर पर जो चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में ज़मानत जो है वो खारिज हुई है। जो जमानत है खारिज हुई है और शाम आप
को मैं रोक रहा हूँ, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही है, आपसे ये तफसीलात लेते हैं, लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में ज़मानत जो है वो आज खारिज कर दी गई है और उनकी दहशतगर्दी के दफात के तहत ये मुकदमात वो दर्ज थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दर्ज 3 मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में ज़मानत को खारिज किया है। ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया, जिसमें अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी पर ज़मानत को खारिज कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकऊ में 1 मुकदमा दर्ज था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से इमरान खान की अदम हाजिरी के बायस ये ज़मानतें खारिज हुई हैं, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो इस वक्त अटक जेल में कैद हैं और उनके कैद की वजह से क्योंकि वो हाजिर नहीं हुए, तो एक कानूनी जो एक तरीक़ाकार था उसके मुताबिक उनकी अदम पैरवी पर और गैर हाजिरी की बिना पर उनकी ज़मानत को खारिज किया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी चेयरमैन पीटीआई की 7 मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनकी ज़मानतें खारिज कर दी थीं। इससे पहले मामला हुआ और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में भी एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत खारिज की थी। जी एहतशाम, बताइएगा आज जो है वो कार्रवाई क्या हुई है? आज जो है ATC में जो कार्रवाई हुई है, चेयरमैन पीटीआई के 3 जो मुकदमात हैं उनकी ज़मानत जो है वो खारिज हुई है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो खुद पेश ना हो सके और वो क्योंकि अडयाला जेल में हैं, तो उस हवाले से जो दूसरी अदालत है उसमें उनके तकरीबन 6 मुकदमात थे। 7 बुशरा बीबी के जो है मुकदमात थे। बुशरा बीबी के जो मुकदमात हैं उनमें जो एक उनका मुकदमा है उसमें 7 तारीख तक जो है उनकी ज़मानत में तोसी की गई है, जबकि जो है चेयरमैन पीटीआई के हवाले से क्योंकि उनके जो वकील हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि चेयरमैन पीटीआई को तलब किया जाए, तो उस हवाले से अदालत ने महफूज फैसला किया था जो अभी तक जो है नहीं सुनाया जा सका। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं और उनके 6 मुकदमात जो हैं, 2 जो है थाना खन्ना से हैं, 1 जो है बाराको से, इस तरह मुख्तलिफ मुकदमात हैं वो जो है वो चल रहे हैं। उसके अलावा दहशतगर्दी अदालत में उनके मुकदमात चल रहे हैं। अलबत्ता जो है उनके जो वकील की जानिब से जो इस्तदा की गई थी उसमें एक तो ज़मानत में तोसी की सज़ा की थी और दूसरा जो है चेयरमैन पीटीआई को जो है अदालत में तलब करने की सज़ा की थी, उस पर फैसला महफूज हुआ था जो अभी तक सुनाया नहीं जा सका और जब भी वो सुनाया जाएगा वहाँ अपने नाज़रीन तक उसको पहुँचाएंगे। जी ठीक है एहतशाम, और इस हवाले से बताइएगा कि क्या वकला पेश हो रहे थे उनके इस केस में जहाँ पर ज़मानतें खारिज हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल, उनके जो वकला की टीम है वो तो पेश होती है, हर तारीख पे होती है पेश। जैसे अब जज अबुल जुल्करनैन जो हैं, अबुल हसनात जुल्करनैन, उनके पास भी आज उनके जो वकील हैं वो पेश हुए और उन्हें सज़ा यही की थी कि वो तो पेश होते रहे, जब तक वो बाहर थे वो अदालत में पेश होते रहे, लेकिन अब तो वो जेल के अंदर हैं, तो जेल के अंदर से अगर पेश भी करना है तो वो पुलिस ने पेश करना है, तो हम तो नहीं कर सकते पेश। तो उस हवाले से जो फैसला महफूज किया गया था, तो उस फैसला महफूज होने के बाद जो सुनाया गया है तो उसमें 3 जो उनके मुकदमात हैं उनकी जो है ज़मानत जो है वो खारिज की गई है और ये वो केसेस हैं, अगर चेयरमैन पीटीआई को हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता है तो ये वो केसेस हैं जिनमें फिर इस केस को उनके जो है रिहाई को लटकाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं। एक मुकदमे में बेल लेना, प्रॉपर प्रोसेस करना ये बड़ा लंबा हो जाता है, तो उसमें तारीखें भी बाकात जल्दी नहीं निकलती, तो ये इन केसेस में बाद में बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए। तो मसलसल उनकी जो ज़मानतें हैं मुख्तलिफ अदालतों से वो खारिज हो रही हैं और ये वो केसेस हैं जो बाद में जो उनके लिए मसाइल बनेंगे। जी सही, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है एहतशाम, आप हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से चीज़ जान रहे थे। एक और अहम खबर आपको दें कि आज जो है वो एक एहतजाज किया गया है और वो एहतजाज PMDC के सामने किया गया फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की जानिब से, जिनका ये कहना है कि पहले 50% और उसके बाद अब 70% जो है वो पासिंग मार्क्स तक लाया गया है मामला, कि जब ये डॉक्टर्स बाहर थे उस वक्त भी ये पास आउट करके वहाँ से वापस डॉक्टर बन के आ गए हैं। तो ये मुसलसल ये सूरत हाल चल रही है कि इनको यहाँ पर भी आकर पेपर देना और पेपर देने के बाद इनको अपनी प्रैक्टिस जो है ये जॉब के लिए वो एलिजिबिलिटी होगी। तो हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर किफ़ायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वाइस प्रेसिडेंट हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के। अब क्या मामला है डॉक्टर साहब, आपके क्या मुतालिबात हैं कि अब डॉक्टर भी हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अब क्या मुतालिबात है जिसके लिए आप एहतजाज आज कर रहे थे? जी बहुत बहुत शुक्रिया
ये हमारे जो अभी फॉरेन ग्रेजुएट से जो बाहर से पढ़कर आते हैं उनके साथ पीएमडीसी का जो नारवा सलूक और जुल्म ज्यादती का सिलसिला है वो आज से नहीं है, ये अब ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। अब इस टाइम जो इशू बना हुआ है, पीएमडीसी को जब डिसॉल्व किया था पीटीआई के गवर्नमेंट जब आई थी तो उस टाइम पीएमसी ने जो पासिंग परसेंटेज है, जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, जो जी। बाहर से मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं उन्होंने लाइसेंसिंग एग्जाम देना होता है, तो उस टाइम उसका जो पासिंग परसेंटेज था वो 50% था। पीएमसी जब आई तो उन्होंने 50 से बढ़ा के 70 कर दिया था। फिर उससे हमारी जो पीएमसी के जो प्रेसिडेंट थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल कादर पटेल साहब, जी। हमने कोई बंदा नहीं छोड़ा, हर बंदे के पास गए हैं, पीएमडीसी के वाइस प्रेसिडेंट, इवन पार्लियामेंट, हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी तक अच्छा, हमने हर डॉक्टर जगह साहब एक चीज थोड़ी सी वजाहत दीजिएगा, जो पाकिस्तान में मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं क्या इनको भी अलग से लाइसेंसिंग का पेपर देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है? वो जब पीएमसी आई थी तो उन्होंने एग्जाम उनके लिए भी रखा था जो अच्छा। लोकल ग्रेजुएट थे। ठीक है। लेकिन अब जब पीएमडीसी दोबारा बहाल हुई है, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने पीएमसी को दोबारा डिसॉल्व करके पीएमडीसी कर दिए। तो जो ही पीएमडीसी आई है, कादर पटेल साहब ने जो लोकल ग्रेजुएट थे, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से हो या गवर्नमेंट कॉलेजेस से, उनके लिए उन्होंने एग्जाम खत्म कर दिए। अब ये जो एग्जाम है इन्होंने सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए रखा है। तो आपके लिए दुल्हन क्यों की रखा बात गया है? ये है- क्योंकि आपके जो जहाँ से भी जिस भी मुल्क से आप लोग करके आए हैं, बहुत से तो वो लोग हैं जिनको खुद एचईसी ने भी भेजा था माजी में, और बहुत से लोग हैं जो प्राइवेटली अपना करके आए। तो क्या वो रिकमेंडेड कॉलेजेस नहीं होते, वहाँ की वो गवर्नमेंट से वो पास शुदा नहीं होते जहाँ से आप लोगों को जरूरत सर, पड़ती है कि ये आप लोगों से एग्जाम? जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट थे, चाहे वो चाइना से पढ़ के आते हैं, इवन इनमें क्यूबा, अमेरिका से भी ऐसे स्टूडेंट थे जो अमेरिका क्यूबा से पढ़ के आए हैं, वो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आए हैं। सही। तो अभी इस वक्त इनके साथ जो जुल्म हो रहा है, पीएमडीसी जब आई है उन्होंने वो 50% को दोबारा बढ़ा के 70% कर दिया है, जबकि लोकल ग्रेजुएट के लिए प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जी। स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने वो एग्जाम खत्म कर दिया है। तो इन्होंने अब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के ऊपर ये जुल्म और जाति शुरू की है। तो आज हमने जो धरना जो स्ट्राइक दी है इसी सिलसिले में दी है कि भाई एक तरफ आपने लोकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, ये जबकि ज्यादती हमारे- है कि जो जी। यहाँ पर है, जैसा भी है, जिस भी तरह की तालीम है उसके लिए हर चीज़ जायज़ हो गई है। जो बाहर से आए हैं उनके लिए जो है वो हर चीज़ नाजायज़ कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, फ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम कि डॉलर एकदम से कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमारे साथ मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन फॉरेक्स डीलर के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। सर, ये कीमतें अचानक तेज़ी से बढ़ रही हैं। आप तो एक दौर में कह रहे थे 250 तक ये डॉलर आ जाएगा, लोग डॉलर निकाल लें, अब तो ये 300 से भी शायद क्रॉस करता नज़र आ रहा है, क्या वजह है? 270 320 से अगर 270 आ गया था, 270 से 250 से बड़ा थोड़ा फासला था, लेकिन अगले उन्होंने फासले को जो है ना बोला इधर ही यू टर्न मारो, कोई यहाँ नीचे जाने की जरूरत नहीं है, और डॉलर को रोक दिया गया जो बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा था। और उसकी वजह ये एक्सपोर्टरों की डिमांड थी, IMF का मुतालबा था कि आप इसको रोकें नहीं और इसको डिमांड और सप्लाई पे रखें। और हुकूमत के क्योंकि IMF जो मायदा था उसको तकमील तक पहुँचाना था, और उन्होंने हर चीज़ मान ली, और वो IMF के डिमांड और सप्लाई पे डॉलर को छोड़ दिया गया। और जिसकी जब डिमांड आती है बढ़ जाता है, जब डिमांड कम होगी तो खुद ब खुद कम हो जाएगा। और ये वजह है कि IMF वक्त भी आ रहा है, हुकूमत नहीं चाहती कि कोई इस तरह का मायदे की खिलाफ वर्जी हो फिर दोबारा डेड लॉक हो जाए, तो इसलिए फ्री हैंड दे दी है। और डार साहब का डंडा भी चला गया, जो वो डॉलर पे डंडा चलाते थे, तो अब उनका खौफ भी नहीं है बैंकों में, और बैंक भी अभी मनमानी तो कर अभी रहे हैं। क्या सूरत हाल आगे, क्योंकि अब तो इंटरिम गवर्नमेंट है, तो आगे कहाँ तक ये डॉलर जा सकता है? देखो पूरी टीम बनी नहीं है अभी, तो क्या सराइयाँ आ रही हैं, फलाना फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, लगता है ये पूरी टीम ये सफर नहीं आएगी। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब नए आए हैं और बड़े लिखे इंसान हैं, मैं समझता हूँ काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे वाबस्ते हैं पूरी कौम को, तो अल्लाह करे ये पाकिस्तान की मैशत को संभाल लें, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इनका नाम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अब पूरी टीम बन जाए, फिर ही जब खेलेगी तो पता चलेगा क्या रन बनाती है या विकेटें गिराती है। तो सर एक्सपोर्ट तो खोल देगी ना मलिक साहब, तो अब एक्सपोर्ट एक जानिब खुली हुई है, तो इंपोर्ट भी खुली हुई है, सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं,
जब ये सब चीज़ें ओपन हो गई हैं तो फिर क्या डॉलर वापस 270-75 वाला आएगा या फिर ये 300 का फिगर आप देख रहे हैं कि इसके साथ ही रहेगा? देखो ये इस वक्त तो कोई पेशन गोई करने के हम काबिल नहीं है कि सारी चीजें जैसे मैंने बताई हैं। इस वक्त नई हुकूमतें हैं, नए लोग हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी है, आया डिमांड सप्लाई पे फ्री हैंड दे देते हैं। जब फ्री हैंड देंगे डॉलर लाजमी एक दफा बढ़ेगा, फिर अपने अपने वैल्यू खुद बनाएगा। होना भी यही चाहिए। तो ये ओपन मार्केट और इंटर बैंक में पहले बहुत ज़्यादा बड़ा इजाफा हो गया था, फिर अब कम हो गया है पिछले दिनों से, तो ये बरकरार रहेगा या ये भी दोबारा फर्क बन जाएगा? नहीं, हमारी तो सिर्फ 2% से हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको ऊपर न जाने दें और अल्लाह का शुक्र हम इसमें कामयाब हुए हैं। एक फर्क वक्त कोई 35 से 40 रुपए का फर्क था, आज अल्लाह के आपके सामने जो है डॉलर का और इंटर बैंक का फ्री मार्केट का फर्क सिर्फ 5 से 7 रुपए तक है। तो हम इसको इंस्टेड ऑफ मेंटेन करेंगे, अगर ज्यादा होगा तो इसको इंटरवीन करेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको हम बिल्कुल क्लोजली वॉच कर रहे हैं और हमारे पास सप्लाई भी है और हुकूमत ने जो है स्टेट बैंक ने हमें अलाउ भी कर दी है, डायरेक्ट डॉलर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आज हमारी पहली स्टेटमेंट आ भी गई। चलें अब ये देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो किस तरह से चल सकता है, लेकिन अभी कयासा रहे को गवर्नमेंट बनेगी तो उसके बाद सूरत हाल वाजे होगी। मलिक बुस्तान हमें बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।